हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमार्स। दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। यूपीएससी 2024। अब इसमें सुनते ही ये शब्द सुनते ही बहुत से चीजें दिमाग में आने लगती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैं आज आपके सामने कोई स्ट्रेटजी वीडियो लेकर नहीं आया हूँ, या फिर मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि यूपीएससी को कैसे क्रैक करें, 1 महीने में कैसे या फिर 15 दिन में कैसे यूपीएससी को क्रैक करने की निंजा टेक्निक मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं बस आज कुछ अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये ऐसी बातें हैं जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की, अपने तक ही रखा। गाहे बगाहे कभी डायरी में लिख ली होगी तो वो लिख ली होगी, कि मुझे डायरी लिखने की आदत है। तो अपने जीवन के हर पहलू को मैं वहाँ पे दर्ज करता हूँ, तो हो सकता है किसी पुराने डायरी में कभी लिख ली होगी। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति के आगे मैंने आज तक ये बात नहीं बताई। आज मैंने सोचा कि ये बातें आप तक शेयर करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि कब इन बातों को कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे, कहाँ, कैसे, किस प्रकार इस बातों को आपके सामने लाया जाए, फिर लोगों के सामने लाया जाए। इसको थोड़ा सार्वजनिक किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप निर्णय नहीं लेते तो वक़्त निर्णय खुद ले लेता है। तो शायद वक़्त ने निर्णय ले लिया कि मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखूँ। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी शब्द मैंने कब सुना? या फिर यूपीएससी मेरे दिमाग में कब आया? तो बात उन दिनों की है, क्लास 9th में था मैं 2010 में। तो उस वक़्त यूपीएससी सबसे पहले मेरे दिमाग में उसका मतलब वो शब्द आया मेरे दिमाग में कि यूपीएससी जैसा भी कोई चीज़ होता है। उससे पहले मैं सुनता रहता था आईएएस, आईपीएस, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि एकदम बेसिक से नॉलेज नहीं था मुझे, कि आखिर कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो पहले मैं स्कूल में जाऊँ, जहाँ से ये चीज़ें, ये खुमार मेरे ऊपर चढ़ा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 9th, 10th, 11th, 12th, ये जो 4 साल होता है ना, ये 4 साल बहुत ही क्रूशियल होता है हर स्टूडेंट के लाइफ में, या फिर मैं बोलूँ कि हर व्यक्ति के लाइफ में। एक ऐसा दौर होता है कि आपको सही दिशा नहीं मिल पाती है। आप बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं। आंतरिक चैलेंजेस और एक एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल चैलेंजेस और एक्सटर्नल चैलेंजेस, दोनों तरीके के चैलेंजेस से आप जूझ रहे होते हैं। और इस चैलेंज को कैसे रिजॉल्व करें, आपको वो तरीका नहीं मिल पाता है। होता क्या है कि जैसे कि उन दिनों होता था, मेरे साथ तो होता ही था, बाकियों के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे लगता था सही, मुझे दिशा नहीं मिल पाती थी कि मुझे करना क्या लाइफ। कभी ये लगता था ये बन जाऊँ, कभी वो बन जाऊँ। कभी न्यूज़पेपर में ये पढ़ लिया तो वो बन गया। कभी उससे कुछ दिन पहले 2007 में, 2007 2 चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। पहला, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है और टीम इंडिया बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। लगभग अभी तक एक भी मैच नहीं हारा, अभी तक हारी नहीं है टीम इंडिया। ये टीम इंडिया ना अभी के जो फ़ॉर्म में दिख रही है टीम इंडिया। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं इसमें रिमार्केबल बताना चाहूँगा। मैं बस 2 मिनट का समय लूँगा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, कि अभी तक टीम इंडिया ने जितने मैचेस खेले हैं, सारे मैचेस अलग-अलग तरीके से जीते हैं। कलेक्टिव जो विक्ट्री आई है सामने, हर किसी ने अपना सही बखूबी रोल निभाया है। चाहे मोहम्मद शमी को एक ही मैच खेलने का मौका क्यों ना मिला हो, उन्होंने भी अपना बहुत ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है। लेकिन 2007 की मैं बात कर रहा था, उससे कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले की बात कर रहा था। 2007 में हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे, बांग्लादेश से मैच हारकर। लेकिन वह दौर था जब एक नई टीम इंडिया सामने आ रही थी, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। और 2007 में हम लगभग एंड से पहले हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे, 2020 का वर्ल्ड कप। तो मुझे लगा कि मुझे क्रिकेटर बन जाना चाहिए। उसके बाद न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ ली तो मुझे लगता था नहीं, ये बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए। एक दिन मेरे हाथ लग गई भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक बायोग्राफी। जब मैं उनकी आत्मकथा पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा कि वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। अभी आत्मकथा पूरी भी नहीं हुई है और मैंने ये सोच लिया कि मैं भी एयरफोर्स में जाऊँगा। फिर बाद में लगा कि नहीं, वो तो इसरो गए थे, उन्होंने इसरो जॉइन किया था, मैं भी इसरो जॉइन कर लूँगा। तो डगमग-डगमग ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन बात वहाँ से बदली, मेरे जीवन में क्रांति वहाँ से आई जब मेरे स्कूल में एक फंक्शन होना था, और उस फंक्शन को एनुअल फंक्शन था बाय द वे, और उस फंक्शन में चीफ गेस्ट बुलाया गया था। हमारा जो सिटी था, हमारा पटना शहर के जो डीएम थे, उनको इनवाइट किया गया था। और जब वो आए, तो जो उनके पीछे, आगे-पीछे जो मजमा लगा हुआ था, मतलब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर, वाइस प्रिंसिपल से लेकर सारे टीचर्स उनके आवभगत में लग गए। वो जब आते हैं तो पूरे बंदोबस्त में, उससे पहले वहाँ की जो पुलिस स्टेशन के लोग थे वो आ गए और बहुत ही उनका आदर-सत्कार हुआ।
यह देखकर मैं दंग रह गया। पहली बार मैंने लाइफ में किसी को देखा था, किसी को इतना रिस्पेक्ट देते हुए, और उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी बाय द वे, और उन्होंने अपने ही बचपन की एक कहानी बताई थी कि वो कैसे बचपन में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करते हैं, जैसा कि मैं था। तो मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा था सर की स्टोरी के साथ, जो डीएम सर आए थे मेरे स्कूल में। उस दिन मुझे लगा कि बनना हो तो ऐसा बनो कि आपको इतनी इज्जत मिले, और मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल में एक इतना रिस्पेक्टेबल इंसान आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इस तरह की चीजें होनी चाहिए। फिर मैंने पता लगाना स्टार्ट किया, और फिर मैं मेरे एक प्रिय टीचर हुआ करते थे त्रिपाठी सर, मैं उनके पास गया, उनसे पूछा कि सर इस पोस्ट पे जाने के लिए, डीएम बनने के लिए क्या करना होता है। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा देखो, पहले तो तुमको ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है। उस एग्जाम में अगर तुम अच्छा रैंक लेकर आते हो तभी तुम्हें आईएएस मिलेगा, और आईएएस के कुछ दिनों के बाद, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद एसडीएम, फिर डीएम बन जाओगे। मुझे लगा कि चलो ये तो कर लेना चाहिए। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में, मेरे सर पे ये खुमार छाया कि भाई मुझे भी आईएएस बनना है और यूपीएससी का एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। तो ये थी मेरी कहानी, जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। और उसके बाद अपने जीवन में मैंने जो भी निर्णय लिए, जिस तरीके के भी निर्णय लिए, एकेडमिक निर्णय लिए, सारे के सारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय लिए, यूपीएससी को ध्यान में रख कर निर्णय लिए। चाहे वो इंटरमीडिएट में साइंस लेना हो, क्योंकि किसी ने बता दिया था, खैर इस बात में इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और आज इस बात में मैं पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने बताया कि साइंस लोगे तो तुम्हारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो मैंने साइंस ले ली। उसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया, ताकि मुझे यूपीएससी के जो उसके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उसको उसको कम्प्लीमेंट कर सके। खैर 2013 आते-आते यूपीएससी का पैटर्न बदल चुका था, और उससे पहले ऐसा बोला जाता था कि आर्ट्स वालों को क्या होता है, यूपीएससी में ज़्यादा एक्स्ट्रा एज एडवांटेज है आर्ट्स वालों को, ऐसा मानते थे उन दिनों। लेकिन पोस्ट 2013 चीज़ें काफ़ी बदल गई, क्योंकि यूपीएससी ने अपने पैटर्न को बहुत ही ड्रास्टिक वे में चेंज कर लिया। तो उसके बाद से जो यात्रा स्टार्ट हुई थी क्लास 9 से, अनवरत यात्रा अभी भी जारी है। देखते हैं मंजिल तक कब तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, यूपीएससी कब मेरी ज़िंदगी में आया, और कब मैंने यूपीएससी को, मतलब बोलते हैं ना, उसको अपना सपना बना लेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।